हेलो दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी क्लास 12th या फिर क्लास 10th सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देने वाले हैं अपना बोर्ड पेपर। और आपको बोर्ड पेपर देने से पहले उसके बाद क्या होने वाला है, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, आपके पेपर चेक कैसे होते हैं, क्या एग्जामिनर की मेंटेलिटी रहती है, किस तरह से आप उनके दिमाग से खेल के एक बेटर स्कोर ला सकते हैं, ये सारी बातों का डिटेल्ड आज मैं आपको सेशन देने वाला हूं। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि एज अ स्टूडेंट जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एज एन एग्जामिनर वो इंसान क्या चीज दिमाग में रखता है, आपकी कॉपी के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से उसी क्लास के बच्चों में से दो बच्चे टॉपर बन जाते हैं, एक बच्चा टॉपर बन जाता है और कई बच्चों का स्कोर स्ट्रगल भरा रहता है। इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपके स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट के साथ क्या क्या होने वाला है जैसे ही आप उसको अपने हाथ से सबमिट करने वाले हो। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी। मैं पिछले 6 सालों से बोर्ड का इवेल्युएटर रहा हूं। ऑब्वियसली आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको पता होना बहुत जरूरी है कि क्या प्रोसेस है। आपको जो नहीं पता है, अगर आप पता कर लोगे तो यू कैन क्रैक द मेंटेलिटी ऑफ चेकिंग, मेंटेलिटी ऑफ गिविंग मार्क्स, मेंटेलिटी ऑफ स्कोरिंग, राइट। तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में रहते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपने अपना पेपर दिया, सबमिट हुआ। अब वो गया सेंटर। सेंटर मतलब ये सेंटर आपका दिल्ली में होता है, राइट। दिल्ली में क्या हुआ, पूरी की पूरी बंडलिंग दोबारा से होगी, राइट। पूरी की पूरी बंडलिंग दोबारा से होगी। उस पे सीरियल नंबर, उसमें सीरियल नंबर चढ़ेंगे अलग से, और एक हर बंडल की एक सीरीज तैयार हो जाएगी। हर बंडल की एक सीरीज तैयार हो जाएगी और वो पूरे के पूरे बंडल डिस्ट्रीब्यूट होके कोई चेन्नई चला जाएगा, कोई भोपाल चला जाएगा बंडल, कोई उत्तराखंड चला जाएगा, मतलब कहीं पर भी वो जा सकता है। कोई बंडल पटना चला जाएगा, राइट। ऐसे मल्टीपल बंडल मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्टेट्स में चले जाएंगे। वहां पर इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था वो समझाता हूं मैं आपको। वहां कहीं पर ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन की ट्रेनिंग चल रही थी, जिस ट्रेनिंग में पूरे भारत के कुछ चुनिंदा एडुकेटर्स, चुनिंदा मतलब सीबीएसई का एक रूल होता है कि इतने साल का इवैल्यूएशन प्रोसेस उनका होना चाहिए, इतने साल की उनकी नौकरी होनी चाहिए सीबीएसई स्कूल में, है ना। वो जब उनकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो एक एडुकेटर प्रिंसिपल के सील के साथ वो एडुकेटर एक इवैल्यूएटर बन जाता है कि वो अब आंसर स्क्रिप्ट को इवैल्यूएट कर सकता है, राइट। अब एक और चीज मैं ये बोल रहा हूं और थोड़ा सा रुक कर बोल रहा हूं, तो उसका एक रीजन है। आपके इवैल्यूएटर हो सकता है कि बहुत ज्यादा शार्प ना हो, क्योंकि यहां पर ह्यूमन मिस्टेक का पूरा पूरा चांस बनता है, क्योंकि वो इंसान, किसी को 12 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। वो अपनी अपनी परेशानी से जूझकर दिन भर की थकान के बाद शायद से आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे। हो सकता है कि उन पे बर्डन बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है कि उनको शाम की कोचिंग भी लेनी होगी, क्लासेस भी लेनी होगी, ऑलरेडी पजल्ड होंगे वो। इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाई आंसर स्क्रिप्ट में आप एडुकेटर पे, इवेल्युएटर पे ना छोड़ें कि यार वो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से चेक करेगा, नहीं। कुछ चीजों का ख्याल हमको भी रखना है। पहली बात तो ये कि ऑल दो क्वेश्चन पेपर में सीरियल मैटर नहीं करता कि आप सीरियल में सॉल्व करो, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको क्लियरली मेंशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दो। यहां पर पेपर बचाने का, पेड़ कटते हैं पेपर बनते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देना। आपको फिलहाल उस दिन के लिए ये वाला लॉजिक दिमाग में नहीं रखना, इतने सेंसिबल मत बनो आप, ठीक है। अब हर क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया करो।
5th क्वेश्चन के बाद फिर दो लाइन छोड़ दो, फिर 6 स्टार्ट करो। इसका रीजन है कई बार दो जो क्वेश्चन रहते हैं वो इतने चिपका के लिख देते हो आप कि वो क्वेश्चन नंबर 4th के बाद 5th पढ़ता ही नहीं है, उसको लगता है कि 4th का ही पार्ट है ये, और वो 6th पे चला जाता है, और आपकी 4th की मार्किंग होती है, 6th की मार्किंग होती है, पर 5th की मार्किंग नहीं होती। क्लियर है मेरी बात? कुछ बातें मेरी बहुत ध्यान सुनना आप लोग। मैं पिछले 6 साल से इवेल्युएट कर रहा हूं। आई एम नॉट ओनली इवेल्युएटर, बट मुझे आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, आई एम हेडिंग वन सेंटर, राइट। मेरे अंडर में बहुत सारे एवेल्युएटर रहते हैं, मैं एनालाइज करता हूं, गलतियां निकलती हैं, ऑल्दो दे आर वेरी सीनियर, लेकिन वो दिन ऐसा होता है कि इतनी सारी कॉपीज रहती है, इतनी सारी आंसर स्क्रिप्ट रहती हैं, जब मैं चेक करता हूं तो कई जगह पे गलती निकल जाती है और वो ब्लंडर होता है, उससे बच्चे का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू, राइट। उसके बाद ध्यान सुनिए, और जब आप पेपर को लिखते हैं, सारे ग्राफ वगैरह अगर आप लगा रहे हैं, कोई आंसर स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, उसको अच्छे से ट्राई करिए। अगर आप 16-17 साल की उम्र में एक आंसर स्क्रिप्ट को बांध भी अच्छे से नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप पे है, उस इवैल्यूएटर पे नहीं है। क्लियर है? राइटिंग अच्छी हो बुरी हो ये खास फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यार साफ तो लिख सकते हो। आपके रोल नंबर तक क्लियरली विजिबल नहीं रहते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स तक क्लियरली विजिबल नहीं रहते हैं, राइट। उससे प्रॉब्लम आती है बंडलिंग में। आपके जो एग्जाम हॉल से ही सब फैकल्टीज को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो डेली जाके पहले बंडलिंग होती है उसकी सीरियल नंबर वाइज, वहां पर भी कई बार टाइम लग जाता है दोस्तों। वहां पर भी ऐसा होता है कि यार ये लिखा क्या है, रोल नंबर है भाई, क्या लिखा हुआ है यार ये है। और आपने अपनी शीट भी, आपके पास जो एक शीट आती है जिसमें आप फिल करते हैं अपनी डिटेल्स, एग्जाम हॉल में अभी आएगी आपके पास, उसमें भी आप इंफॉर्मेशन बड़ी खराब राइटिंग में लिखते हैं। तो ये गलती 16-17 साल के बच्चे से अगर हो रही है ना, तो पता है मैं क्या मानता हूं, पता है मैं क्या मानता हूं, कि अगर इसकी तो आंसर स्क्रिप्ट खो भी जाती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? यार 16-17 साल में बोर्ड पेपर के लिए आप इतने सीरियस नहीं हो कि उसको आप साफ साफ लिख पाओ, तो लाइफ के लिए क्या ही सीरियस रहोगे, और पेपर देके भी क्या ही उखाड़ लोगे। बुरा मत मानना मेरी बात, मैं अपने छोटे भाई से या छोटी बहन से भी वही बात कर रहा था जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा सीरियस रहना, ये सीरियस इशू है, 12th का मजाक नहीं है, ये जिंदगी भर आप ये मार्कशीट कैरी करने वाले हो, इस चीज को बहुत ध्यान से चलना मेरी बात, ठीक है। अब यहां से जब आपका ये हो रहा था, इस दौरान ट्रेनिंग चल रही थी, इस ट्रेनिंग में आपके इवेल्युएटर को क्या बोला जाता है, मेरी बात ध्यान सुन लो, बताना नहीं चाहिए पर बता रहा हूं। आपके इवेल्युएटर को जो हेड रहता है उस सेंटर का, बहुत सारे सेंटर रहते हैं, जैसे भोपाल में एक अच्छा स्कूल है सागर पब्लिक स्कूल, वो एक सेंटर होता है। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल है, वो एक सेंटर होता है। जेवियर्स एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है वो भी, वो एक सेंटर होता है। ऐसे 6-7 सेंटर भोपाल ही भोपाल में होते हैं। हर किसी स्कूल को सेंटर नहीं बनाते, कुछ चुनिंदा स्कूल को जिन पर बोर्ड को विश्वास होता है कि यार ये लोग जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से कैरी आउट करेंगे, उनमें ही ये चीजें होती हैं। तो वहां पर ये जो प्रोसेस है वो होता रहता है। उस टाइम पे जो हेड होता है, जो कि बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पहले सभी को ट्रेनिंग देता है। ऑलरेडी ऑल द इवैल्यूएटर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, मैं हाथ जोड़ के सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन स्टिल अ वन वर्ड इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वो वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, कुछ थॉट्स एक्सचेंज होते हैं। शुरुआत में ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। उस ओरिएंटेशन में उन सारे एडुकेटर को बैठाया जाता है, चाय नाश्ता चलता रहता है, और चाय नाश्ते के बीच एक बहुत ही भारी बात होती है, और उनसे कहा जाता है कि सर कोशिश करिएगा, मैम कोशिश करिएगा कि ये जो इवैल्यूएशन चलने वाला है 12 दिन तक, 15 दिन तक, उस इवैल्यूएशन के दौरान ये दिमाग में रखिएगा कि ईश्वर ने आपको कलम दी है बहुत सारे बच्चों का भविष्य लिखने के लिए, और कोशिश करिएगा कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। बच्चे ने जो गलती करनी थी वो कर दी, भूल जाओ, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। किसी भी आपकी नेग्लिजेंस के कारण किसी भी बच्चे का कोई भविष्य पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब किसी का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए आपके कारण। ऐसा बड़ा अच्छा गाइडेंस दिया जाता है, और बोला जाता है कि पेपर शुरुआत करते हैं, आपको कोई और क्लासेस नहीं लेनी है, 6-7 घंटे 8 घंटे का आपको लोड रहेगा। कुछ नंबर ऑफ कॉपीज पर डे के लिए डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास आई 130 कॉपी, मेरे पास में अगर 7 दिन, तो मैं उसको अपने ही मन में इंटरनली
एडजस्ट कर लूंगा कि मुझे इसको चेक करना है टाइम पे और फिर से री एग्जामिन के लिए भी देना है। इसमें री एग्जामिन भी होता है, मतलब जो मेरा बंडल रहेगा, मान लो मेरे बंडल में 130 कॉपी है, मेरे बंडल में मान लो राहुल के बंडल में 130 कॉपी है, नीरज के बंडल में 150 कॉपी है, विनोद के बंडल में 100 कॉपी है, राजेश के बंडल में 140 कॉपी है। इनमें से सब कॉपी जो होंगी जब चेक हो रही होंगी, तो जो मेरा हेड रहेगा मेरे से 5 कॉपी निकाल लेगा, इनमें से 5 कॉपी निकाल लेगा, रैंडमली 5 कॉपी निकाल लेगा, 5 कॉपी निकाल लेगा और इसको फिर चेक किया जाएगा, है ना। तो ये आप समझना कि सारी कॉपीज बार बार किसी ना किसी क्राइटेरिया के साथ गुजरती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एक ओरिएंटेशन होता है तो उसमें मार्किंग स्कीम उठाई जाती है। मार्किंग स्कीम बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई जाती है। मतलब जैसे आपका इंटीग्रल का सवाल है, इंटीग्रल का सवाल हो सकता है कि 3 मेथड से सॉल्व हो जाए, तो वो तीनों मेथड उसमें लिखे रहते हैं। बाय चांस अगर कोई डिफरेंशिएशन का सवाल है या प्रोबेबिलिटी का सवाल है, वो अगर 2 मेथड से बनता है तो उसमें दोनों मेथड लिखे रहेंगे, मतलब बोथ द मेथड्स आर एक्सेप्टेबल, ऐसा। और उसमें लिखा रहता है कि इतने मार्क्स इस स्टेप पे मिलेंगे, इतने मार्क्स इस स्टेप पे मिलेंगे, इतने मार्क्स इस स्टेप पे मिलेंगे, तो पूरा डिटेल्ड उसमें रहता है। लेकिन वो किसी पे थोपते नहीं है, वो पहले सबको समझाते हैं, ताकि अगर एक रूम में 12 इवैल्यूएटर बैठे हैं तो 12 के 12 इवैल्यूएटर उसी पेस पे रहे जिस पेस पे आपकी मार्किंग स्कीम है। मतलब अब उन आप लोग को 12 लोग को दिमाग नहीं लगाना। वंस मार्किंग स्कीम इज फिक्स्ड, फ्रीज हो जाती है मार्किंग स्कीम, तो आप में से किसी को नहीं सोचना है कि इसमें ज्यादा नंबर दे देता, मैं इसमें कम नंबर दे देता, इसमें, ताकि पूरा सेंटर एक ही मार्किंग स्कीम फॉलो करे, एक सा इवैल्यूएशन करे, ना ही पूरा सेंटर बल्कि पूरा भारत एक ही तरह से मार्किंग को सेटअप करे। मतलब हर, अगर किसी क्वेश्चन में उतनी स्टेप पे कर्नाटका में किसी बच्चे को 4 में से 2 मिले हैं, तो भोपाल में भी उसको 4 में से 2 ही मिलने चाहिए। टीचर को दिमाग उसके बाद नहीं लगाना है। खुद का जो लग्जरी देता है टीचर, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो भी नहीं देना, और ना ही किसी चीज को स्ट्रिक्ट करना है। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब पूरी मार्किंग स्कीम समझ ली आती है, स्लॉट्स में टीचर को बैठा दिया जाता है और उसके बाद आंसर जो है चेक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो जैसे मान लो भोपाल सेंटर की बात करते हो, और भोपाल में एक एसपी स्कूल है, वहां पे बात करता हूं, वहां पे आपके टोटल मिला के 12 टीचर्स हैं, 12 टीचर्स ने चेक किया, और उसके बाद एंट्री होती है, एंट्री, मार्क्स एंट्री, राइट। मार्क्स एंट्री जो रहती है ना, ये वॉलेटाइल रहती है, मतलब इसमें भी अभी भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो 5-5 कॉपी री इवैल्यूएशन के लिए ली गई है, हो सकता है कि पांचों कॉपी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से चेक की गई हो। ठीक है, तो इसको अगर जो इसका अगर ये अच्छे चेक है, तो ये जो है ग्रीन पेन से चेक होती है जब री इवैल्यूएट करते हैं। तो नॉर्मल इवैल्यूएशन में रेड कलर से होती है, लेकिन जब इसको कोई दोबारा से कोई हेड एग्जामिनर चेक करता है, तो ये इसको ग्रीन कलर से चेक करता है, और इसके बाद फिर से इसकी मार्क्स एंट्री होती है, फिर से इसकी मार्क्स एंट्री होती है। मान लो कि इधर विनोद के बंडल में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ये बार बार नंबर काट रहा है, तो इसके पूरे के पूरे 100 बंडल दोबारा से खुलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना सोचता है बोर्ड आपके बारे में, लेकिन आप उसके बाद भी कुछ लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं बोर्ड को। टेंशन मत लो मेरे भाई, टेंशन लेने को नहीं बोलता हूं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलता हूं। टेंशन नहीं लेना है, लाइट हो जाता है, लो टेंशन नहीं ले रहा सर, लो लाइट हो गया, लाइट भी नहीं होना है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हो? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब आपको हर पेज की जिम्मेदारी लेनी है कि यार मैं ग्राफ अच्छे से लगाऊं, जो चीज लिख रहा हूं वो साफ साफ लिखूं, राइटिंग अच्छी खराब कोई मतलब नहीं है, लेकिन चीजों को क्लियरली समझाऊं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये मार्क्स एंट्री हुए, मार्क्स एंटर होते हैं, और उसके बाद फिर से री एग्जामिन होते हैं। री एग्जामिन, इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, या तो बच्चा फेल होगा या तो बच्चा पास होगा। फेल हो गया तो ठीक है, अलग बात है। पास में 2 बच्चे होते हैं, जिसका 80 ऑन 80 आएगा या फिर लेस देन 80 आएगा, है ना। फेल होने वाले की कॉपी फिर से रीचेक होती है। मतलब बोर्ड अपनी जान लगा देता है फेल वाले को पास करवाने में। बोर्ड ये सोचता है कि भगवान करे यार हमारे हाथ से कोई फेल ना हो, किसी का जीवन हमारे कारण खराब ना हो, किसी को रिपीट ना करना पड़ जाए। बहुत सारी बातें सोचता है बोर्ड। आपको लगता है कि ऐसी हलवा चल रहा है, ऐसा नहीं होता, बहुत सोचता है बोर्ड। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी है कि आपको
यहाँ पर समय देना पड़ेगा चीज़ों पे, आप यहाँ पे फोकस करके टाइम दोगे और यहाँ पर चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, उसके बाद 80 ऑन 80 के लिए वाला चेक होगा। 80 ऑन 80 वाला भी एनी टॉम डिक एंड हैरी गेट्स अप एंड गेट 80 ऑन 80 इज नॉट पॉसिबल, ये वाली कॉपी भी रीचेक होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो 80 ऑन 80 लेके आएगा वो बहुत ही वैलिड ढंग से लेके आएगा। कहीं भी लगता है कि यार ये नंबर यहाँ पे कटे आने चाहिए तो वो नंबर कटेंगे। 80 ऑन 80 आना इतना आसान नहीं रहेगा, बोर्ड के सख्त नियम आ गए हैं कि 80 ऑन 80 जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को ही यहाँ पे मौका मिलने वाला है वो वाला। तो रीचेक 2 कॉपी होती हैं और ये कॉपी दोबारा से फिर से सबका बंडल बनता है और फिर से आती है दिल्ली, और वहां पे ये जो मार्क्स एंटर हुए हैं वो फिर फाइनल मार्क्स एंट्री होती है, भी वोलेटाइल रहता है, राइट। और मैं आपको एक और बताऊं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, यहाँ पर जो दिल्ली जाता है और यहाँ पर जो मार्क्स एंट्री होती है फाइनल एंट्री, इसमें भी बहुत सारा रिलैक्सेशन वो इंटरनली ही हो जाता है। वो कैसे होता है मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको शायद से बताना चाह रहा हूं यहाँ पे ये कि आप जितना ज्यादा साफ लिखोगे, जितना ज्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेंगी, उतना ज्यादा आपके इवेल्युएटर को आसान रहेगा कॉपी चेक करने में। जितना टाइम इवेल्युएटर कॉपी चेक करने में लगाएगा उतना आपके मार्क्स काटता जाएगा, गलती करते जाएगा, सब गलत काट देगा, सब काट देगा, वो गलती ढूंढता जाएगा। वो जितना क्लियरली चीजें आप मेंशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है ना कर पाए, कहीं बीच में लगे कि गलत हो रहा है, तो उसको काटे मत, उसको दोबारा से करते हो ना आप, क्या करते हो पहले काट देते हो कि गलत हो गया काट दो, दोबारा करते हो, ऐसा मत करो। इसको लिखे रहने दो, इसको सॉल्व करो। जब आपको 100% श्योर शॉट हो जाए कि ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया है दूसरी बार में, तो पहले वाले को काट दो। अगर आपको लगे कि अभी भी नहीं हो रहा है सही, तो दोनों को लिखे रहने दो एज इट इज, ना इसको काटो ना इसको काटो, ये भी कहीं ना कहीं अधूरा क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं अधूरा है, इसको लिखे रहने दो दोनों को। लेट चेकर डिसाइड्स किसको नंबर देना है, क्योंकि ये रूल होता है बोर्ड का कि अगर आपके पास 2 आंसर हैं तो आप यू विल बी गिविंग मार्क्स फॉर बेस्ट वन। इसमें से 5 में से 4 मिले, इसमें से 5 में से 3 मिले, तो आप 4 नंबर चढ़ाओगे। इसलिए काट दिया अगर आपने, हो सकता है कि पहला वाला मेथड इससे ज्यादा अच्छा था मार्किंग स्कीम के हिसाब से, तो आप इसमें ज्यादा नंबर ले जाते। इसलिए कभी भी आप कोई आंसर काटो मत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर में मैथ में कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है। शॉर्टकट मत मारना दोस्तों, आराम से करो, लिखो। आपके जो एमसीक्यू रहते हैं उसमें आपको सिर्फ ABCD लिखना रहता है, उस पर कोई आपको नाम भी नहीं लिखना रहता, उसके ऑप्शन नहीं लिखने रहते। टाइम बचाओ, है ना। और मेरा तरीका रहता है हमेशा, मैं आपको हिंट भी यही करता हूं कि आप लोगों को इतना करना है, ये काम करना है मेरे साथ कि आप लोग जब भी पेपर दो, पेपर में टाइम कम पड़ गया ऐसी बात सुनते हैं ना आप लोग, तो मैथ्स के पेपर में जो ट्रिक है वो ये है कि आप स्टार्ट करिए हाईएस्ट मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चन से। 5 नंबर 6 नंबर वाले सवाल जो होते हैं ना, पहले वो निपटाओ सारे सारे। जब वो निपट जाए फिर 4 के निपटाओ, फिर 3 के निपटाओ, फिर 2 के निपटाओ, फिर 1 नंबर पे जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उस पर आओ। आखिरी में एमसीक्यू करो, टाइम बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप सभी के लिए बता दूं कि सीरीज चल रही है हमारे दिन 25, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सारे के सारे नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे मिल जाएंगे। पूरे के पूरे PDF मैंने दिए हुए हैं, आपको ना NCERT खरीदनी है, ना ओसवाल, ना अरिहंत, कोई किताब नहीं खरीदनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं खरीदने, सारे के सारे मैंने प्रिंट आउट चैप्टर वाइज डाल दी है। प्रिंट आउट निकालो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, डे वाइज लिंक डाल दी है, फॉलो करो, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।